पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। जीएसटी दरों में बदलाव कर मोदी सरकार ने बिहार के लोगों को चुनाव से पहले बड़ी राहत दी। घरेलू सामान, जरूरी दवाइयां और कई सारी महत्वपूर्ण चीजों पर टैक्स कम करने का फैसला चुनाव से पहले सरकार ने लिया है। जीएसटी 2.0 में क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में अगले 2 महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बम्पर तोहफा दे दिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कई अहम चीजों पर या तो जीएसटी कम कर दी है या फिर एकदम जीरो कर दिया है। घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने साबुन से लेकर छोटी कारों तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती कर आम लोगों को बड़ा सुकून दिया है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months he's been after me saying आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। चुनावी साल में जीएसटी काउंसिल ने 5 और 18% की 2 टियर स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। इसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। जीएसटी 2.0 लागू होने से कई सारी चीजों के दाम बदल जाएंगे। जूते और कपड़े सस्ते हो जाएंगे, दवाइयां सस्ती होंगी, काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, छोटी कार, स्वास्थ्य बीमा, घी, मक्खन, मसाले, एसी, फ्रिज और टीवी सस्ते हो जाएंगे। 8 घंटे यदि बैठे हैं तो सबकी बात ही सुनी गई। तो जो कहते रेवेन्यू सम्राट जी, रेवेन्यू लॉस की बात हो रही थी, जो कहते रेवेन्यू सब पे बात हो गई, सब पे बात हो गई, सबकी सहमति मिल गई। मुझे एक बात बताइए, 5 और 18% का स्लैब अप्रूव सबकी सहमति हो गई। कोल्ड ड्रिंक्स, गुटखा, तंबाकू और लग्जरी कारें महंगी हो सकती है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर 18 की जगह 5% टैक्स। घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीन पर 12 की जगह 5% ही जीएसटी लगेगी। एक और सरकार ने घरेलू और जरूरी चीजें सस्ती कर जहां लोगों को बड़ी राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर बिहार में खूब सियासत भी हो रही है। निश्चित रूप से इससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। मध्यम वर्ग के जितने परिवार के लोग हैं उनकी माली हालत और बेहतर होगी। इससे साफ दिखता है कि केंद्र की एनडीए की सरकार आम आदमी के हक में सोचती है और उस दिशा में काम भी करती है। पहले तो जीएसटी के माध्यम से गरीबों को, आम लोगों को लूटा और अब सिर्फ दिखावे के लिए ये जीएसटी में सुधार की बात कर रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार की नीयत मंशा ही रही है पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की। इस देश का आम जनमानस जिन वस्तुओं को इस्तेमाल करता है उन वस्तुओं पे अब कोई कर नहीं लगेगा। चुनावी साल में सरकार ने छेना पनीर पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दी है। रोटी और चपाती, शिक्षा से जुड़ी सामग्री और स्वास्थ्य बीमा को भी टैक्स मुक्त कर दिया गया है। चॉकलेट, आइसक्रीम, तेल, साबुन और फल सब्जियों पर टैक्स घटाकर मिडिल क्लास के जेब पर पड़ने वाले असर को कम किया है। सरकार की सौगात से जितना सकारात्मक असर लोगों के खर्च पर पड़ेगा, देखना होगा चुनाव के परिणाम में इसकी क्या छाप पड़ती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीएसटी में हुए बदलाव का स्वागत किया है। उन्होंने बिहार और देश के लिए इसे ऐतिहासिक बताया। साथ ही साथ जीएसटी की नई दरों से जनता को काफी फायदा मिलने वाला है। भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा दिन था और स्वदेशी जागरण अभियान का जो शुरुआत हम लोगों के बापू महात्मा गांधी जी ने जो शुरुआत किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, इसकी दूसरी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर अक्टूबर महीने में तारीखों का ऐलान हो सकता है। पहले या दूसरे हफ्ते में तारीखों की घोषणा हो सकती है। खबर है कि दुर्गा पूजा और छठ के बाद पहले चरण की वोटिंग हो सकती है।
क्या है बिहार चुनाव की संभावित तिथि, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है। सियासी सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। संभव है अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। अगले महीने पहले या दूसरे हफ्ते में चुनावी रणभेरी बज सकती है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का उत्साह भी चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सियासी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में 2 या 3 चरण में मतदान की संभावना है। दुर्गा पूजा और छठ के बाद वोटिंग कराई जा सकती है। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव का रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। इसके पीछे की वजह है मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल इसी समय पूरा हो रहा है। एनडीए के नेता एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने के लिए पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग जब कभी बिहार में चुनाव की घोषणा करे, बीजेपी 24x7 चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी लोजपा रामविलास बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और इसकी तैयारी 2-3 सालों से हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी जुनून से भरे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद बिहार बीजेपी का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिया है। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से कांग्रेस पार्टी भी काफी गदगद है। हम तैयार हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है। इनके मंत्री और विधायक जगह जगह से खदेड़े जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। इस बार ये बिहार से दौड़ा दिए जाएंगे। जो आम जनों का विश्वास और समर्थन दिख रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की जनता बदलाव की दिशा में और बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है। पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव को लेकर सितंबर महीने में ही घोषणा हो गई थी। 25 सितंबर को तारीखों का ऐलान हुआ था। पिछली बार भी 3 चरण में ही वोटिंग कराई गई थी। लोगों ने 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोट डाले थे और नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। इस बार भी चुनावी मुकाबला रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम नीतीश सत्ता बरकरार रख पाते हैं या तेजस्वी सत्ता के शीर्ष पर नजर आएंगे। दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार और पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे उद्घाटन। लक्ष्मण झूला का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। आपको बता दें कि पुनपुन नदी पर बना है लक्ष्मण झूला। सुबह 10 बजे लक्ष्मण झूला का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है। आज सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और पुनपुन नदी पर बना है लक्ष्मण झूला। आज सुबह 10 बजे लक्ष्मण झूला का उद्घाटन होगा। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। सीएम ने छपरा को एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ संवाद भी किया। चुनाव को लेकर सीएम के एक्टिव होने से क्या विपक्ष का टेंशन भी बढ़ गया है, क्या है नेताओं की राय, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अंदाज, ये मिजाज बता रहा है कि सीएम पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। सीएम पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। गुरुवार को इसकी बानगी देखने को मिली छपरा में, जहां सीएम नीतीश ने बिनटोलिया और मढ़ौरा जनसंवाद किया, महिलाओं से बातचीत की, आधी आबादी को ये भरोसा दिया कि आप लोग आगे बढ़िए, एनडीए सरकार हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं से भी अपील की कि जीविका का अलग बैंक खुल चुका है, महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए ताकि बिहार के विकास में आधी आबादी पूरा सहयोग दे सके। चुनावी साल में सीएम नीतीश ने छपरा के लोगों को बड़ी सौगात भी दी।
मुख्यमंत्री ने लगभग 1200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। जिले में सड़क चौड़ीकरण, बिजली, सब स्टेशन और खेलकूद से जुड़े प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया। सीएम के साथ मौजूद महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस तोहफे से छपरा में सड़कें बेहतर बनेंगी, बिजली और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गति है विकास, और यह सारे चीजों में माननीय नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकदम भरपूर सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते रहते हैं मंचों से भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा हमेशा समर्थन बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए हो रहा है। सीएम नीतीश ने छपरा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ी पहल की है। बिजली संकट से भी सारण के लोगों को आजादी मिलेगी। सिर पर चुनाव देख सीएम ने कई विभागों के अधिकारियों से भी बातचीत की और जल्द से जल्द सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का निर्देश दिया। चर्चा है कि चुनावी साल में सीएम कई जिलों का दौरा कर ऐसी ही सौगात देंगे। छपरा संवाददाता संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर के एमआईटी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। रैली में उमड़े जन सैलाब के संबोधन में उन्होंने कई सारी बातें कही। आपको बता दें कि जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें चिराग पासवान संबोधित कर रहे थे और एक बार फिर से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उन्होंने नारा दिया है। और इसके साथ बिहार की पलायन की समस्या को भी उन्होंने जोरों शोरों से उठाया। आरजेडी और कांग्रेस पर चिराग पासवान ने बिहार को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब तक बिहार को विकसित नहीं कर देंगे वो चैन से सांस नहीं लेंगे। के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का नाम आए, उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। हम के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीट शेयरिंग पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को घटक दलों के सामने रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कभी 40, 35 और 20 कहते हैं, ये उनकी भावना है। जब बैठक में जाएंगे तो कार्यकर्ताओं की भावना को जरूर रखेंगे। इस दौरान उन्होंने पीएम के अपमान मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। साथ ही सहयोगी चिराग पासवान को लेकर कहा कि चिराग जितनी सीट चाहते हैं उनको बिल्कुल नवाजा जाएगा। वहीं जीएसटी पर लिए गए फैसले को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। लोग अनुशासित पार्टी हैं। हम सीटों की बात जहाँ तक है मीडिया में नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात है, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, कोई 40 कर रहे हैं, कोई 35 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं की फीलिंग है। जब एनडीए की बैठक होगी जिसमें हमारे लोग भी एनडीए की बैठक में जाएंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और हों, तो वो कार्यकर्ताओं के इस भावनाओं को उसमें जरूर रखेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया है। उन्होंने ये कहा कि सुदर्शन रेड्डी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें हमारे सभी सांसदों का समर्थन मिलेगा। और तेजस्वी ने भरोसा ये भी जताया है कि वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को और बेहतर ढंग से चलाएंगे। मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें। पूर्णिया से स्टार एयरलाइंस की बुकिंग शुरू हो गई है। 15 सितंबर को पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। अहमदाबाद से पूर्णिया एयरपोर्ट एयर फ्लाइट पहुंचेगी।
पूर्णिया से अहमदाबाद ये फ्लाइट जाएगी। लोग टिकट की बुकिंग करवा भी रहे हैं। पीएम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, तो अहमदाबाद से पूर्णिया ये फ्लाइट आएगी और पूर्णिया से अहमदाबाद ये फ्लाइट जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और लोगों ने टिकट की बुकिंग करानी भी शुरू कर दी है। देखिए, पूर्णिया में 15 सितंबर से हवाई सेवा की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे और हवाई सेवा का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा नए टर्मिनल बिल्डिंग के शिलान्यास की भी संभावना है। वहीं शीशाबाड़ी में प्रधानमंत्री की एक बड़ी जनसभा भी होगी। वहां से आपको बता दें कि जोगबन्नी से पटना तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ ही कई अन्य बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूर्णिया वासियों को दिया जाएगा। विकास के नाम पर कोई एक चीज और सबसे बड़ी चीज और सबसे कल्याणकारी चीज और ऐसा चीज जो सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ा विकास का दरवाज़ा खोलता हो, वो पूर्णिया एयरपोर्ट। उसके संबंध में भगवान के प्रति जितना आभार जताया जाए वो कम होगा। अत्यंत हार्दिक खुशी है और सरकार का बहुत महत्वपूर्ण देन है। एयरपोर्ट दे दिया, बहुत दिनों से मांग थी और ये है क्या, सीमांचल का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। एयर सेवा यहाँ बहुत पहले होना चाहिए था। कोसी के इलाके के लोगों में काफ़ी उत्साह है। यह जो हुआ है बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और इनके साथ साथ एक ठो काम तो और कर दिया है कि वंदे भारत को भी दे दिया है उसी दिन। लगता है ये भी सुहागा में अतिभर। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी काफ़ी युद्ध स्तर पर जारी है। अभी जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा जिला पदाधिकारी समेत कई अधिकारी यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और ये पोटा केबिन और टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। हालांकि फाइनल स्टेज पर है और करीब करीब ये तैयार हो चुका है और बताया जा रहा है कि पूर्णिया से पहली उड़ान जो है वो कोलकाता के लिए होगी। पूर्णिया से कोलकाता, फिर पूर्णिया से अहमदाबाद और पूर्णिया से दिल्ली, ये 3 एयरलाइंस यहाँ से चलने की संभावना है। अभी तक इंडिगो कंपनी का जो प्लेन है वो फाइनल हो चुका है। इसके अलावा कई अन्य कंपनियां जो है वो भी लगातार सर्वे कर रही है। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक कई जगह से कई कंपनियां उड़ान सेवा शुरू करेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। देखिए, नालंदा के राज्य खेल अकेडमी राजगीर खेल परिसर में हो रहे हीरो एशिया कप के 7वें दिन भी भारत का जलवा बरकरार है। गुरुवार को कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दोपहर 2:30 बजे मैच में बांग्लादेश और कजाकिस्तान के बीच मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने कजाकिस्तान को 5-1 गोल से हरा दिया है और जबकि शाम 5 बजे साउथ कोरिया का मुकाबला चीन से हुआ और उसमें चीन ने साउथ कोरिया को 3-0 से करारी हार दिखाई है उनको। और आपको बता दें कि वहीं 7:30 बजे की बात करें तो भारत का मुकाबला मलेशिया से हुआ, जिसमें भारत की टीम ने मलेशिया को 4-1 गोल से हराकर मैच अपने नाम कर लिया है। अब आपको ये भी बता दें कि भारत ने अपने तीनों मैच में शानदार तरीके से जीत हासिल की है, जबकि साउथ कोरिया के साथ मैच 2-2 पे ड्रॉ हो गया। गलतियां सब पार्ट ऑफ द गेम है, बट माइंड सेट यही होना चाहिए कि आप नेक्स्ट चीज पे फोकस रखें, ना कि जो आप कर रहे हो। बट ओवरऑल गेम अच्छा रहा है एंड टीम ने एक तरफ से तोहफा दिया है जीतकर। सो एज ए टीम हम जीते हैं तो बहुत खुशी है कि 250 कंप्लीट हुए हैं। हमने गोल खा लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने गिव अप नहीं किया और हमने एंड तक लास्ट तक मैच लेके गए और जब हमने 4-1 से जीता तो काफी इंपॉर्टेंट था। ये पार्ट ऑफ गेम में होता है। हमने आज फील्ड गोल किए में जो कर हमने मिस किए थे, आज हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैच था ये। और अगला मैच सर चाइना से तैयारियां बिल्कुल आपको डिफरेंट गेम मिलेगा और हमारा दोबारा चाइना के साथ परसों मैच है, उसके लिए जाके रिकवरी करेंगे। जहानाबाद शहर स्थित उर्दू मध्य विद्यालय के शिक्षक संजय कुमार को राजकीय सम्मान के लिए चुना गया है। शुक्रवार 5 सितंबर को पटना में गवर्नर के हाथों संजय कुमार को सम्मानित किया जाना है। बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षण कार्य करने वाले 72 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चयनित अध्यापकों में 29 महिला और 43 पुरुष शिक्षक शामिल हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में
राजकीय समारोह का आयोजन होगा। इसमें सम्मानित शिक्षक को 30,000 रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे, बच्चों को मोटिवेशन के लिए और काम करेंगे ताकि आगे चलकर अपना जहानाबाद का, अपना स्कूल का नाम, देश का नाम ऊंचा करें। सर को तो ऐसे पहले भी सम्मान मिला है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला है, इसके लिए पूरा स्कूल और हमारे सारे बच्चे सब गौरवान्वित हैं। पूरा जहानाबाद गौरवान्वित है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अब आपको भोजपुर से बताते हैं, जहां भोजपुर के शिक्षिका ममता मिश्रा का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। बिहार सरकार की ओर से शिक्षक दिवस के मौके पर दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं और इसके लिए मॉडल +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका ममता मिश्रा का सिलेक्शन हुआ है। आरा शहर के सर्किट हाउस के रहने वाली ये शिक्षिका है और आपको बता दें कि सर्किट हाउस के रहने वाले पद्मश्री पुरस्कार विजेता स्वर्गीय भरत मिश्रा की बहू ममता मिश्रा स्कूल में विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत है और अंग्रेजी विषय की शिक्षक ममता मिश्रा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर चुकी है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।